नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के क्या कारण हैं। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। आज विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार का 2021-22 का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। इस बजट में हाथ ठेले वालों को दिए जाने वाले लोन में ब्याज की छूट देने और भोपाल के गैस पीड़ितों को एक बार फिर से पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोरोना काल में आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ाने के बावजूद भी बहुत से क्षेत्रों में बजट में नए प्रावधान किए गए हैं। नई योजनाएं बनाई गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, हेल्थ सहित बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छी खासी राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के इस बजट में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की झलक भी दिखाई दे रही है। सीएम स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना चालू करके युवकों को साधने का प्रयास किया गया है। ये योजना स्टार्टअप का काम करेगी। बजट में किन क्षेत्रों को समाहित किया गया है और किन क्षेत्रों को छोड़ा गया है, इसी विषय पर विस्तार से जानकारी बताएंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, क्या लगता है आपको कि ये जो बजट आया है, और लोक लुभावन बजट हमेशा देखने को मिलता है जब चुनाव अनकरीब होते हैं, लेकिन वैसा कुछ इस बजट में दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी सरसरी निगाहें दौड़ाएं बजट पर तो ऐसा लगता है कि हर सेक्टर को छूने की कोशिश की है सरकार ने और सभी को कुछ ना कुछ देने का प्रयास इस बजट में किया जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उम्मीदें, जितनी उम्मीदें लोगों को थी कि शायद उन्हें कुछ राहत मिलेगी, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। एक संतुलित सा बजट पेश किया गया, क्या कहेंगे? जी हाँ, जितनी लोगों ने अपेक्षाएं लगा रखी थी और जितनी उम्मीद थी कि कुछ टैक्स में छूट मिलेगी, खास तौर से पेट्रोल डीजल में कुछ शायद राहत मिल जाए, वैसा कुछ राज्य सरकार ने बजट में नहीं किया। और चुनावी होने के जो साल होने के बावजूद उस तरह की नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा अविनाश जी आपने कि जिस तरह की उसमें घोषणाएं होनी चाहिए थी और जो चीज़ें जनता को दी जानी चाहिए थी वो सारी चीज़ें उतनी नहीं है। इस बजट में सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात है वो ये है, जो मुख्य सामने आ रही है बजट देखने के बाद, कि बजट खासा घाटे का बजट है। सरकार की आर्थिक स्थिति वैसे ही काफ़ी लड़खड़ा रही है, बहुत सरकार ने लोन ले रखा है। उसके बावजूद सरकार अपनी योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे। पुरानी बजट में ज़्यादातर आप देखेंगे तो पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ाया गया है, चाहे वो अटल प्रोग्रेस वे हो, वो पहले वो चालू कर चुके हैं, उसको इसमें समाहित कर लिया है, या प्रधानमंत्री की जो भी पानी से जुड़ी योजनाएं हैं या गरीबों को मकान देने से जुड़ी योजनाएं हैं, ये सारी पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ाया है। तो कुछ एक नई योजनाओं को छोड़ के ज़्यादा कुछ नई योजनाएं नहीं डाली हैं, ज़्यादातर पुरानी योजनाओं को ही नए स्वरूप में दिखाने का प्रयास किया है जी। और सरकार ने वाहवाही लूटने का प्रयास किया है इसमें। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं जी? हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं जी हमारी? हाँ, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। जी हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी हाँ, आज राज्य सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है और इसमें नगरीय निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ घोषणाएं भी की हैं, कुछ पुरानी योजनाओं को फिर उसी नए स्वरूप में दिखाने का प्रयास किया है, सारी चीजें। तो इसके लिए आप क्या देखते हैं कि कैसा बजट है और कितनी उम्मीदें पूरा करेगा? देखिए, ये बजट फुग्गे के समान है जी। फुग्गे में हवा भरी है, उसमें जरा भी नोक लगा देंगे तो हवा वो बाहर हो जाएगी। आप चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से आप बजट को किस तरह देखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पहले ही ठीक नहीं है, उसके अलावा केंद्र से भी ग्रांट जितनी मिलना चाहिए वो वैसी ग्रांट अब मिल नहीं रही है, कोरोना काल होने के कारण उस पर भी एक खासा संकट है। तो ये पैसा कैसे आएगा और सारी योजनाएं किस तरह पूरी होंगी, इसको आप किस तरह देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं उस नाते? देखिए, इसमें मुख्य बात है कि जहाँ तक हेल्थ की हम बात करें जी, तो जितने मेडिकल कॉलेज नए अभी इन्होंने खोले हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसमें
पढ़ाने वाले जो रीडर या लेक्चरर होते हैं मेडिकल के, वो नहीं है। जी जी और जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए उन मेडिकल कॉलेज में नहीं है, और ये 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। जी हाँ, जो पहले जो है उनको इनको मजबूत करना चाहिए था। जी हाँ, जो पहले खोले तो उन्हीं में संसाधन नहीं दे पाए वो, तो नए में और दिक्कत आएगी। दूसरा जो चीज है, इन्होंने उनका कहना है कि हम 9,200 स्कूलों को सुविधाएं देंगे, बेहतर करेंगे। जी जी लेकिन जो 15,000 करोड़ रुपया इन्होंने उस बात के लिए रखा है, वो केवल आप 9,200 स्कूलों में दोगे या और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है, क्योंकि स्कूलों की हालत बहुत बदतर है अभी हमारे यहाँ पे। जी जी स्कूल बिल्डिंग जो पहले सर्व शिक्षा अभियान में बनी थी, वो बिल्डिंगें मरम्मत नहीं हो रही है। जी हाँ, शिक्षा जब के तक क्षेत्र पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को मरम्मत करके उपयोगी नहीं बनाया जाएगा, तब तक आप कुछ स्कूलों को चुन के यदि उनको सर्व सुविधा युक्त करते हो तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी तो इनको चाहिए कि पहले जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करे, स्कूलों का जो शिक्षकों का युक्तिकरण करे। आज शहरों के आसपास जो स्कूल है उसमें 4 या 5 बच्चों पे 10 बच्चों पे एक शिक्षक है, जबकि इंटीरियर एरिया में 60 बच्चों पे एक शिक्षक नहीं मिल रहा है। तो वो युक्तिकरण करने का जो बीच में प्रक्रिया चली थी वो इनको करना चाहिए, उसका इन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा। एक बात ठीक है इनकी कि इन्होंने 2400 जो शिक्षक है जो बेरोजगार थे, चयनित होने के बाद में इन्होंने रखने का आश्वासन दिया है इस बजट में उसके लिए, तो ये एक इनकी अच्छी बात भी है। कर्मचारियों को डीए की उम्मीद थी कि बजट में शायद डीए की बात की जाए और डीए की घोषणा हो, वैसा कुछ नजर नहीं आया। तो इसको लेके आप क्या देखते हैं कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण से बजट किस तरह से रहा? देखिए, इन्होंने अभी भी उसमें 75% राशि तो जारी करने का बोल रहे हैं, लेकिन 25% राशि इन्होंने अभी भी रोक ली है। जी जी तो वो उचित नहीं है। इनको साल में भले किस्तों में देते, लेकिन वो 25% राशि भी इनको प्रदान करना थी। इस बजट में त्रिवेदी जी एक खास बात देखने को मिली है कि सेंट्रल की योजनाएं जो हैं उस पर ज्यादा फोकस किया है, उन चीजों को जैसे जल शक्ति मिशन है या पीएम स्वनिधि वाला है, ये सारी चीजों को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है, आगे किया है जो पुरानी योजनाएं थी। नहीं, उसका कारण है, जैसे किसानों को सेंट्रल से पैसा मिलता है करीब 6,000 रुपया जी, तो इन्होंने उसको 4 और प्लस करके कह दिया कि हम 10 देंगे, तो इनकी वाहवाही हो गई उसमें। जी जी इसलिए उन्होंने, जैसे हर घर को पानी देना सेंट्रल की योजना है, जी हाँ, वो इन्होंने पिकअप कर लिया है उसमें, इन्होंने अपने जल जीवन मिशन में। मतलब यहाँ कुछ नया ना करके सब सेंट्रल की ज्यादातर चीजों को लिफ्ट करके और उसी को बढ़ा दिया है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, इसमें जो मेन इनको करना चाहिए था, अभी हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे सेंट्रल सर्विसेज में या ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं निकलते हैं। जी, तो बच्चों को इन्होंने कहीं भी कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण योजना शुरू कर सकते थे कम पैसे में। जी जी इन्होंने नर्मदा एक्सप्रेसवे में औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही है, जी। जबकि ये करोड़ों पौधे पहले जो लगा चुके हैं उनको इन्होंने संरक्षण की कोई बात नहीं कही है। ये तो कायदे से जो पहले इन्होंने चीजें लगाई है, जो पहले कुछ किया है, यदि उनका संरक्षण करने पे कुछ राशि ये रखते जी हाँ, तो शायद रिजल्ट अच्छे मिलते। जी हाँ, हर साल अभियान चलता है और भारी वृक्षारोपण होता है, ये चर्चा में बना रहता है मुद्दा खासा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्होंने अपने ही चीजों को जो इन्होंने खुद किया है उसी को संरक्षण करने के लिए इन्होंने कोई इसमें प्रावधान है, दूरदर्शी नहीं है, ये सिर्फ वाहवाही लूटने का बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए त्रिवेदी जी आपका। थैंक यू। तो ये थे हीरालाल जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने भी बताया कि क्या क्या कुछ छूट गया है। यदि थोड़े बहुत और प्रावधान किए जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती थी। उमेश जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरी राज्य सरकार की जो आय है वो चंद मदों तक ही सीमित है, चाहे वैट टैक्स हो, आबकारी विभाग से जो पैसा आता है, ये 2 ऐसे जरिए हैं सरकार के सामने जिनसे ज़्यादातर राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन आय जब तक नहीं बढ़ेगी राज्य सरकार की, नए विकल्प नहीं खोजे जाएंगे, उद्योग धंधे नहीं खोलेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जो बातें हैं, कर्ज लेकर सरकार चलाना, ये सिलसिला चलता ही रहेगा? जी हाँ, देखिए आय के जो नए स्रोत हैं वो जरूर सरकार को खोजना होंगे और ये सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार में बैठे जो आला अफसर हैं उनको इस दिशा में
ध्यान देना चाहिए। हालांकि जी। कई क्षेत्रों में वो ध्यान भी देते हैं, लेकिन जिस तरह खजाने की हालत हो रही है जी। तो इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल तो यही नजर आता है कि परिवहन से जो है जी। वो आ रहा है, कि उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी से जो आ रहा है, जी। और शराब की जो खरीदी जी। बिक्री है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल पे जो आ रहा है, यही मुख्य जी। स्रोत है। इसके अलावा कुछ खनिज विभाग से है उमेश और जी। दीगर विभाग है। जी, रंजन श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजन जी, आपका बहुत स्वागत। आपको आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। उमेश जी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। रंजन उमेश जी, जी। मध्य प्रदेश नमस्कार। सरकार ने आज जी। अपना बजट प्रस्तुत किया और इसमें कुछ उन्होंने चुनाव के मद्देनजर भी बातें कही, जिस तरह से की जी। जाना चाहिए थी। कर्मचारियों को भी काफी उम्मीद थी, लेकिन वो उनकी पूरी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल से आम जनता आस लगाए बैठी थी कि कुछ कम होगा। तो आप जी। बजट को किस तरह देखते हैं और क्या इसमें आपको अच्छाई दिखती है और क्या खामियां नजर आ रही हैं? देखिए, बजट नगरीय चुनाव के पहले आया है जी और कोविड के दौरान कहें, कोविड खत्म तो हुआ नहीं है, तो कोविड का जो भी एक इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी पर, जी जी उसका रिफ्लेक्शन दिखना था। ये तो अवश्य भावी था। जी हाँ और ये हम लोग किसी भी ऐसे चमत्कारी बजट की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस वाला होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट सामने है गवर्नमेंट के। जी जी देखिए उमेश जी, लगातार गवर्नमेंट ऋण ले रही है। जो सेंटर से स्टेट का फेयर था जी, जीएसटी में, मिल नहीं रहा है, यह काफी कम मिला, वो भी। बहुत कम मिला है। या जो जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन का पावर है वैसे ही कम हो गए हैं। वैसे भी कहा जा रहा है कि जीएसटी आने के बाद राज्य सरकार को अच्छी खासी राशि मिलेगी, लेकिन जीएसटी के जी। कारण तो और दिक्कतें खड़ी हो गई। जी, और कुल मिला के जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं या जो टैक्सेशन के दायरे हैं, पेट्रोल डीजल जैसे आपने बताया, माइनिंग है, छोटे मोटे ऐसी चीजें हैं। जी जी तो पेट्रोल से जो उम्मीद थी हम लोगों की वैट घटेगा, वो तो घटता नहीं था, क्योंकि जी। अभी रेवेन्यू की प्रॉब्लम है और 2,40,000 करोड़ का बजट है। जी गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करना है, शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च करना है। जी तो और आपके साथ में इम्प्लॉयज की बात की, जो डीए का मामला था उसका भी इशू है। गवर्नमेंट खर्चे बढ़ने वाले हैं और रेवेन्यू की हमें अभी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। उमेश जी, बताना चाहूंगा आपको जी कि मैं अभी स्टडी कर रहा था, गवर्नमेंट का डाटा है, जी पिछले जो ऋण गवर्नमेंट ने पाई है, जो लिया है, लोक ऋण है, जी जी 2018-19 में था ये करीब 18,000 करोड़। जी हाँ ये सर बढ़ के 2020-21 में, मतलब 21 खत्म नहीं हुआ है, जी जी जो प्रोविजनल है, अनुमान है, वो 47,000 करोड़ है। काफी बढ़ गया लोन। 47,000 करोड़। जी हाँ जी हाँ। तो ऑलमोस्ट 3 गुना तो नहीं, लेकिन उससे कम भी, थोड़ा कम ही है। रंजन जी, इससे एक सवाल ये भी निकलता है कि जब सरकार की स्थिति, आर्थिक स्थिति ये है और सेंटर से भी जो बजट में जो राशि मिलना चाहिए, ग्रांट मिलना चाहिए, वो उस मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो ये सारी जो योजनाएं चल रही हैं, जो एग्जिस्टिंग योजनाएं जो चल रही हैं और जो कुछ नई योजनाएं इन्होंने डाली हैं, तो वो सबको कैसे पूरा करेंगे और कैसे घोषणाओं को पूरा किया जाएगा, धरातल पे कैसे उतारा जाएगा? देखिए, दिक्कत तो आएगी उमेश जी। एक ही शुभ संकेत है, जी अभी जीएसटी की जो लेटेस्ट फिगर आई है, जी पिछले दिसंबर की मान लें आप, उसके बाद से जी जी जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है ओवरऑल। जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ये खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमी खुली है। जी हाँ। इकोनॉमी खुलने के बाद तो अगर जीएसटी का कलेक्शन, शेयर बढ़ता है, उसमें टोटल बढ़ता है, तो जाहिर है स्टेट को भी उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, कलेक्शन लेकिन बढ़ने की उम्मीद तो जताई जा रही है। जी, जी तो इनका शेयर बढ़ेगा। तो लेकिन बहुत ज्यादा कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाएगा, जी या हाँ। स्टेट को बहुत ज्यादा पैसा तुरंत मिल जाएगा, तो जो गवर्नमेंट ने बोला था इनको ऋण बढ़ाइए, जी उनको छूट दी थी, उसमें उमेश बताना चाहूंगा आपको कि जो जीएसडीपी है 2018-19 में जो शेयर था राजकोषीय घाटा का, जी जी वो 2.67 था, वो बढ़ के 5% हो गया है। तो सोचिए, जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, व्यय आपका बढ़ता जा रहा जी है, हाँ। ऋण बढ़ता जा रहा है। रंजन जी, बजट को रंजन जी बजट को देखने से एक चीज और लगती है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं जो चुनाव में आती हैं और लोक लुभावन होती है, कहीं ना कहीं ये भी राज्य सरकार के जो बजट है, राज्य सरकार का खजाना है, उस पर भी खासी सेंध लगाते हैं और खासा बोझ डालते हैं और दिक्कतें आती हैं। नो डाउट,
हम देखो सही बात कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट को एक मिडिल स्टेप देना पड़ेगा। मिडिल स्टेप ये है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए आप बाहर से पूंजी को बुलाना चाहते हैं जी, आप इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप उसको नहीं ला सकते। ठीक सर, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पर लिमिटेड जो थाली आपके पास है वो थोड़ा ही लिमिटेड है, उसी में सबको देना है। आपको किसानों को भी देना है, सोशल सेक्टर उसको भी देना है, पेंशन भी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, और व्यय आपका बढ़ता जा रहा है। फिर जैसे आप एम्प्लॉयज की बात कर रहे थे, उनको लगातार डीए की वेट कर रहे हैं। पिछले कमलनाथ सरकार ने 5% घोषणा की थी, पूरी नहीं हुई है, उसको भी देखना आपको। तो ऐसे में अब फिर अभी इन्होंने शिक्षकों की भर्ती की बात की है, कांस्टेबल की भर्ती की बात की, फिर कैसे संभव होगा। तो ऐसे में बहुत ही टाइट रोप है गवर्नमेंट के पास कि आप बजट को ठीक से उसको इम्प्लीमेंट कर पाए और सारे सेक्शंस की जो आकांक्षाएं है उसको पूरा कर पाए। ये भोपाल, रंजन जी, भोपाल गैस पीड़ितों को फिर से पेंशन दी जा रही है, ये जो सब खत्म हो गई थी, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं कि राज्य सरकार के जो निर्णय ये क्यों लिया गया या इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये पहले भी मिलता था, ये जब कमलनाथ सरकार आई थी तो पेंशन बंद हो गया था। आपको याद होगा जो पिछला ये जो वर्षी थी इसकी गैस राहत कांड की, जी गैस कांड की, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो पेंशन मिलता था उसको हम फिर से हम उसको चलाएंगे। तो ये वही है, उसी के तारतम्य में है, उसी के एक्सटेंशन में है, कोई नई घोषणा नहीं है। हाँ, बजट में आप देखेंगे ज्यादातर पुरानी घोषणाओं को ही बनाया, चाहे वो अटल प्रोग्रेस वे हो या और दूसरी योजना हो, वो उन्हीं को आगे बढ़ाया गया है। जैसे पोषण वाटिका की बात है, आंगनबाड़ी की, जी पहले की योजना है, पहले होना था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। उमेश जी, रंजन जी का भी यही कहना है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं पुरानी योजना को ही समाहित करने की कोशिश की गई है, एक बैलेंस जो है बनाने का प्रयास किया गया है इस बजट में कि कोई जो है सवाल भी उस पर ना उठ पाए और जो जिस तरह से जो सरकार का कामकाज है वो भी सुचारू रूप से चल सके और आर्थिक बोझ भी सरकार पर ज़्यादा ना पड़े। क्या कहेंगे? जी हाँ, टैक्स ना बढ़ा के और जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको ही आगे बढ़ा के और कुछ नई योजनाओं को चला के सरकार ने बजट में अपना सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया है कि ज़्यादा वो जनता के बीच में क्रिटिसाइज ना किया जाए या ज़्यादा कोई चर्चा ना हो। हालांकि डीजल पेट्रोल पे जो है वो उसको लेके तो जनता बिल्कुल उसके बाद ही किसी चीज़ पे बात करना चाहती है। जनता से यदि कहीं चर्चा हो तो वो पहले डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर ही बात करती है कि उसमें कुछ राहत मिले, तो उसमें तो कुछ नहीं दिखा उनको। लेकिन बाकी के जरूर सरकार ने सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया, हालांकि उतना सामंजस्य फिर भी वो नहीं बैठा पाए। लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा के जरूर वो सरकार बताना चाह रही कि हमने राहत दी। जी, रजनीश अग्रवाल हैं, अभी बीजेपी के मंत्री हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये जो कुल जमा बात की जा रही है, महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त पूरे देश में ये व्याप्त है और मध्य प्रदेश में कई चीज़ों में जो है कई राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में महंगाई का जो स्तर है वो कहीं ज़्यादा है। तो लोगों को महंगाई की मार जो पड़ रही है, लोगों की जेब पे जो असर पड़ रहा है, रसोई पर जो असर पड़ रहा है, उसको लेकर कोई ऐसी योजना या ऐसी कोई बात या ऐसा कोई प्रावधान इस बजट में नज़र नहीं आया कि लोगों को ऐसा लगा हो कि महंगाई में उससे उनको थोड़ी सी कुछ राहत मिली है। क्या कहेंगे? जी अविनाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी कोई छूट या ऐसी कोई चीज उसमें नजर नहीं आई कि जिससे महंगाई कुछ कम हो या आम नागरिकों को थोड़ी भी राहत कहीं कोई मिले, तो वैसा कुछ तो उसमें नजर नहीं आया। तो जनता तो इसको अभी अपने लिए निराशा ही बता रही है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सरकार कुछ कहीं और चीज़ों में छूट देगी जिससे उसकी महंगाई का कहीं कोई असर कम हो। तो उसका जो बजट है वो जो अभी डगमगाया हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको राहत मिले, वो कहीं बचा के पैसे को किसी और मद में खर्च करे और अपनी स्थिति में थोड़ा सुधार ला सके। एक चीज़ और भी है उमेश जी, आप और हमने सबने देखा कि 2.5 साल का जो एक वक्त है वो कई ऐसी राजनीतिक घटनाक्रमों में ज़ाया हुआ जिस दौरान प्रदेश का कल्याण होना चाहिए। सरकार बनी कांग्रेस की, 15 महीने उन्होंने शासन चलाया, उन्होंने पुरानी योजनाओं को बंद करके कुछ नई योजनाएं शुरू की। उसके बाद सरकार जो है बदली, फिर बीजेपी की सरकार आ गई, इन्हें संभलने का वक्त मिल रहा। तो इस चीज़ में इन तमाम सियासी घटनाक्रमों में जो 2.5 साल का वक्त ज़ाया हुआ और अब बचे तकरीबन 2.5 साल और हैं, इसमें अब सरकार की कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरीके से जनता को बेहतर सुविधाएं दें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और
प्रदेश के विकास की जो मंशा जाहिर अक्सर करती रहती है सरकार, उसमें अब उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और इस बीच ये 1 साल से जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसने भी बहुत हद तक तमाम कामकाज को प्रभावित किया है। ऐसे में चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं और 2.5 साल का ही वक्त सरकार के पास है कि जो भी उन्होंने वादे किए थे जनता से, जो भी घोषणाएं की थी, उसको अमली जामा पहनाया जाए और एक बेहतर तरीके से शासन चलाया जाए। क्या कहेंगे? जी हाँ अविनाश जी, जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर आ जाता है जब भी, तो उसमें फिर ऐसी इस तरह की दिक्कतें खड़ी होती है और फिर पूरा सारा अमला वहीं लग जाता है। जिस डेवलपमेंट के काम हो या और दूसरे सारे काम हो, वो सब उस तरह के उन कामों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके अलावा जो सरकार की आर्थिक स्थिति है उसको भी सुधारने के लिए कई नए सेक्टरों में ध्यान दिया जाने की बहुत जरूरत है कि औद्योगिक निवेश कैसे बढ़े, औद्योगिक निवेश कितना ज़्यादा से ज़्यादा आए, औद्योगिक क्षेत्र बढ़े, तो राज्य सरकार को उससे पैसा मिले। लेकिन हालांकि राज्य सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। जी जी। लेकिन जितना ज़्यादा होना चाहिए और जितना बढ़ के करना चाहिए, क्योंकि खजाने की जो हालत है उसको देखते हुए ये यदि कहा जाए कि दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन से भी ज़्यादा मिल जाए तो उससे ज़्यादा भी काम करने को, तो वो वाली स्थिति हो गई है। क्योंकि खजाना खासा तंग हाल हो चुका है और उसको संभालने के लिए बहुत सारे सेक्टरों में रेवेन्यू आए, इस दिशा में बहुत प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के बिल्कुल चुनावों की भी तो चुनौती है, दूसरा कई तरह की चुनौती है। सरकार पास वक्त कम है, सरकार के पास कि अपने वादों को जो है वो निभा पाए, तो चुनौतियों से सरकार भी जूझ रही है और महंगाई जैसी चुनौती से आम जनता भी जूझ रही है। लेकिन किस तरह से तालमेल बने इन दोनों ही चीज़ों में, जनता को भी राहत मिले और सरकार भी सुचारू रूप से चल सके, इसी के प्रयास सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं और देखने को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी मंशा यही है कि सरकार जो है बेहतर ढंग से काम करे और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधाएं दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे सकें और प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी इस तमाम चर्चा के लिए। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 1।